अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम और आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने लगे हैं दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज दीज आर द कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब वो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि स्पीड अप करते हैं कैटलिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि हम लोग एक सेल कह सकते हैं कि वो एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसके अंदर वो कैटलिस्ट का रोल अदा करते हैं, स्पीड अप करते हैं उसके रिएक्शंस को। दैट आर प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल। इनको बनाते भी जो है सेल्स बनाते हैं, लिविंग सेल्स बनाते हैं विच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन। एंजाइम्स का क्या काम होता है कि ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स के दरमियान जो रिएक्शन हो रहा होता है, यानी कि दो जो, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये रिएक्टेंट है A+B, इनका रिएक्शन हो रहा है, इन्होंने C के अंदर कन्वर्ट होना है। अगर ये रिएक्शन खुद बाहुद हो रहा होगा तो ये मैं कह देता हूँ कि 24 आवर्स लेगा अगर ये खुद बाहुद होगा। ठीक है, अगर ये एंजाइम की प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन, तो मैं कह देता हूँ इसको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स जो है वो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए लगेंगे। ठीक है, तो सर्टेन रिएक्टेंट्स के दरमियान रिएक्शन होगा ताकि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो एंजाइम्स इस रिएक्शन को कैटलाइज करवाते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, और इनको प्रोड्यूस भी कौन करते हैं? लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ऑर्गेनिक से मुराद वो होता है ऐसी तमाम चीजें जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनी हो। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्हें प्रोड्यूस भी कौन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस वजह से हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट से मुराद है कि जो स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाती है कैटलिस्ट की डेफिनेशन। Catalyst is a chemical which is used to boost up the chemical reaction. Catalyst ऐसा केमिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को बूस्ट करता है या स्पीड अप करता है, उसकी स्पीड बढ़ाता है, उसकी रिएक्शन होने की जो स्पीड। खुद इस्तेमाल नहीं होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। खुद जो है फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल A+B, उनको जो है उसके अंदर कन्वर्ट करवा के, देखिए प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट, मैंने कहा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके अंदर कन्वर्ट करवा के तो अब अगले रिएक्शन की तरफ चले जाएगा, यानी कि लाइक B+E, तो वो आगे से हमारे पास D, यानी कि अगले रिएक्शन को स्पीड अप करवाना शुरू कर देगा। ठीक है, या अगले रिएक्टेंट्स को जो है स्पीड अप करवाना शुरू कर देगा। ये खुद जो है रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज का मतलब होता है इस्तेमाल होना नहीं होता है। ठीक है, और लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये स्पीड अप करवाता है रिएक्शन को। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है? दीज आर द मॉलिक्यूल ऑन विच एंजाइम एक्ट। ठीक है, जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे कि A+B है, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, A+B, दीज आर आर रिएक्टेंट्स, तो इनको हम लोग सबस्ट्रेट कहेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, यानी कि इन दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा और इसे जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा, तो दीज आर नाउन एज सबस्ट्रेट्स। इसके आगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम है, एंजाइम की क्या क्या खसूसियात हैं। उसके अंदर सबसे पहले आती है कैटालिटिक कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, थोड़ी ही अमाउंट के एंजाइम्स जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को कैटेलाइज कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास कोई पाउडर ए पड़ा हुआ है और ये पाउडर बी पड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को मतलब सोल्यूशन के अंदर मैं कह देता हूँ कि सी के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये अगर रिएक्शन खुद होना हो तो ये 24 आवर्स लेगा। ठीक है, ये मैं कह देता हूँ ये पाउडर ए है और ये मैं कह देता हूँ लिक्विड है बी। ठीक है, इन दोनों को का रिएक्शन होना है और इसको सी के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एंजाइम जो है, थोड़ी ही अमाउंट के एंजाइम जो है वो इसको जो है कैटेलाइज करवा लेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन, अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में। क्योंकि एंजाइम जो है वो एक रिएक्शन कंप्लीट करके पहले एक दफा इनको कन्वर्ट करवाएगा इसके अंदर, फिर वो एंजाइम जो फ्री हो जाएगा दोबारा से इनको कन्वर्ट करवाएगा, मतलब जो हमारे पास रिएक्टेंट्स पड़ी होंगी, यानी कि एंजाइम बार बार इस्तेमाल होगा, बार बार जो है वो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करेगा अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुक्रेज एंजाइम जो होता है, इन इट स्मॉल अमाउंट इजीली कैटेलाइज द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ द सुक्रोज। सुक्रोज हम लोग कहते हैं, ठीक है, चीनी को। किसको कहते हैं हम लोग? चीनी को। हमारे घर में जो चीनी होती है उसकी हाइड्रोलिसिस करता है सुक्रेज एंजाइम। सुक्रेज
इज एन एंजाइम। ठीक है, ये जो है सुक्रोज को कन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज प्लस, ठीक है, इसको तोड़ता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के अंदर तोड़ता है। तो ये जो है इसके जो ये रिएक्शन को जो कैटेलाइज कौन करवाता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर कौन कन्वर्ट करवाता है, सुक्रेज करवाता है। और ये जो है थोड़े से एंजाइम जो होते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में जो सुक्रोज को कन्वर्ट करवा देते हैं, मतलब कि थोड़ी सी क्वांटिटी के एंजाइम होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम होते हैं, लेकिन वो अगर चीनी ज्यादा भी हो तो उसको वो कन्वर्ट करवा देते हैं। देन हमारे पास आ जाती है सॉल्युबिलिटी। एंजाइम्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एंजाइम्स होते हैं वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं। ठीक है, डाइल्यूट अल्कोहल सोल्यूशन, अल्कोहल सोल्यूशन से मुराद है कि अल्कोहल सोल्यूशन लाइक 70% अल्कोहल है, एथानॉल है। ठीक है, और उसके अंदर, ठीक है, 30% वाटर है, तो ये एक सोल्यूशन बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 30% वाटर भी है। ठीक है, तो डाइल्यूट अल्कोहल सॉल्यूशन जो है अ, उसके अंदर एंजाइम जो है वो थोड़े बहुत सॉल्युबल होते हैं। एंजाइम जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं इन फॉलोइंग सॉल्वेंट्स। प्रेसिपिटेशन से क्या मुराद होता है कि ये देखें, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से जो है एंजाइम्स कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हम लोग एंजाइम का सॉल्यूशन होगा उसके अंदर हम लोग इस तरह का सॉल्वेंट डालेंगे, या हम लोग ऐसे सॉल्वेंट के अंदर इंजाइम्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो कि सेटल डाउन हो जाते हैं, दीज आर नाउन एज प्रेसिपिटेट्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाना, या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से प्रोटीन्स का प्रेसिपिटेट हो जाना। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो इंजाइम की जो है वो एक करेक्टरिस्टिक है कि अगर हम लोग इनको कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल यानी कि 100% अल्कोहल वाले सॉल्यूशन में डालें, यानी कि अगर 100 ml है तो वो 100 ml का 100 ml ही अल्कोहल है। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा, उसके अंदर वाटर नहीं है, तो वो अल्कोहल के अंदर भी प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, अमोनियम सल्फेट के अंदर भी, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर भी एंजाइम जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। देन है enzymatic property, the velocity of enzymatic reaction increases as the substrate increasing up to the maximum, but after the certain period of the time it decreases। जितनी ज्यादा सबस्ट्रेट्स पड़ी होंगी, ठीक है, उतनी ज्यादा एंजाइम की वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी। ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होगी, स्पीड होगी इंजाइमेटिक रिएक्शन की, कि इंजाइम कितनी स्पीड से काम कर रहा है, कि कितनी ज्यादा जो है उसने प्रोडक्ट्स सबस्ट्रेट्स को या रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन एक हद तक, अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम, एक हद तक होता है। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, कुछ पीरियड के बाद, ये कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आगे पीएच है। पीएच जो है वो एसिड्स जो होते हैं वो डीएक्टिवेट दोज एंजाइम। ठीक है, अगर एक एंजाइम जो है वो अल्कलाइन पीएच के ऊपर काम करता है, अल्कलाइन पीएच लाइक 0 से लेके, लाइक मैं कह देता हूँ कि 6 तक जो पीएच होती है ना वो एसिडिक होती है। 0 सबसे ज्यादा एसिडिक, 1 बहुत ज्यादा एसिडिक, 2 बहुत ज्यादा एसिडिक, 3 बहुत ज्यादा एसिडिक, 4 स्लाइटली एसिडिक होती है, 5 थोड़ी सी कम एसिडिक होती है, 6 जो है वो बहुत कम एसिडिक होती है, 7 जो होती है वो बिल्कुल न्यूट्रल होती है। ठीक है, वाटर की जो पीएच है ब्लड की 7.4 होती है। ठीक है, आगे 8 से जो है ना वो अल्कलाइन पीएच स्टार्ट हो जाती है, 8 से लेके 14 तक अल्कलाइन या बेसिक पीएच स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम जिनको इस जो कि अल्कलाइन पीएच के ऊपर काम करते हैं या बेसिक पीएच के ऊपर काम करते हैं, बेसिक पीएच मतलब 8 to 15 की पीएच पे काम करते हैं, एसिड उन, अगर वहां पे एसिड आ जाएगा तो एसिड उन एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो ट्रिप्सिन जो है वो 8.57 पीएच के ऊपर काम करेगा, अल्कलाइन पीएच के ऊपर,
अब उसको अगर एसिडिक इन्वायरमेंट मिलेगा तो एसिडिक इन्वायरमेंट उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि पैंक्रियाज से निकलता है और हमारी डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब अगर बेसिस है, एक एंजाइम है जो कि एसिडिक का पीएच के ऊपर काम करता है, एसिडिक पीएच, जैसे कि पेप्सिन है। पेप्सिन हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर काम करता है और ये प्रोटीन हम लोग जो गोश्त वगैरह खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन करता है, उसको प्रोटियोसिस के अंदर कन्वर्ट करता है। हम लोगों ने चैप्टर 4 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन्स की डाइजेशन जो होती है उसके अंदर वो पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस, ओलिगोपेप्टाइड्स एंड ऑल दैट उसके अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि पेप्सिनोजन के अंदर एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो ये जो है एसिडिक पीएच के ऊपर काम करता है 1 to 2। अल्कलाइन पीएच जो है वो इसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। आई होप सो आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 96 फ़ारेनहाइट टू 99 फ़ारेनहाइट, ठीक है। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो ये जो है इस पीएच के ऊपर ये ऑप्टिमम पीएच होती है, या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। कि ये एक बेहतरीन टेम्परेचर है जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो अपना मैक्सिमम काम करते हैं, ठीक है। या ये आइडियल टेम्परेचर है जिसके ऊपर एंजाइम अपना सबसे बेस्ट काम देते हैं, ये अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे वो, ठीक है। 0 अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, ठीक है। अच्छा, फ़ारेनहाइट अलग होता है और सेल्सियस का टेम्परेचर अलग होता है। ये 96 to 99 जो है ये लगभग 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके अंदर फर्क है, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर नहीं है लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है। अच्छा जी, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंजाइम्स जो होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इनएक्टिव होते हैं। 10 से 20 के ऊपर ये वेरी लिटिल एक्टिव होते हैं, यानी जैसे कि हमारे सर्दियों का जब सर्दी आती है ना तो हमारा 10 से 20 के दरमियान टेम्परेचर होता है, तो उसके ऊपर एंजाइम्स जो है वो वेरी लिटिल एक्टिव होते हैं। 35 to 40 है ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, इसके ऊपर एंजाइम्स होते हैं वो मैक्सिमम एक्टिव होते हैं, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, ये टेम्परेचर यानी ये हीट ज्यादा हो जाए, एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, 60 के ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। इन सॉलिड कंडीशन, ये तो सोल्यूशन की बात हो रही है कि एंजाइम अगर सोल्यूशन के अंदर हो, अगर एंजाइम जो है वो सॉलिड कंडीशन के अंदर होते हैं तो यानी कि बिल्कुल ड्राई होते हैं तो वो 100 तक भी स्टेबल रह सकते हैं, 100 टेम्परेचर तक भी क्या रह सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सबसे पहले क्या होता है, 3 डायमेंशनल एंजाइम जो होता है, 3D जो एंजाइम होता है वो permits them to recognize their substrate in a specific manner and form a enzyme substrate complex, ठीक है। सबसे पहले जो 3 डायमेंशनल एंजाइम होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम से मुराद है कि एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम लोग 3D चीजें देखते हैं ना कि हर एक डायरेक्शन से, हर एक डायमेंशन पे। तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है उसकी बॉडी के ऊपर कहीं भी, लाइक इस तरह से। ये देखिए कि ये एंजाइम है, ये एंजाइम का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पहले इसके ऊपर कैटालिटिक साइड, ये वाली जो खाली जगह बनी हुई है, ये अपनी अकॉर्डिंगली खाली जगह के देखेगा कि ये सबसे अच्छी कौन सी जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे आके फिट हो सकती है, ठीक है। तो एंजाइम सबसे पहले अपनी सबस्ट्रेट को ढूंढेगा और एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। एंड फॉर्म अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद एंजाइम और सबस्ट्रेट E+S, यानी कि पहले ई सॉल्यूशन के अंदर एंजाइम होगा और सबस्ट्रेट होगा और इनका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देन हमारे पास आ जाता है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होती है, द बाइंडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड द प्लेस ओवर द एंजाइम इज कॉल्ड सबस्ट्रेट साइट या एक्टिव साइट। ऐसी जगह
जहाँ पे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड होते हैं, ठीक है, एंजाइम के ऊपर। ठीक है, उसको हम लोग सबस्ट्रेट की साइड या एक्टिव साइड बोलते हैं, यानी कि ये एंजाइम है। ठीक है, इसके ऊपर जहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड होंगे, यानी कि मैं कह देता हूँ ये वाली जगह है, इस तरह की सबस्ट्रेट थी, उसके शेप के मुताबिक जो है वो जगह थी, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड हुई है। तो ये क्या है इसकी, ये एक्टिव साइट है। द कैटेलिटिक साइट कैन बी कंसीडर टू फंक्शन एज क्लेफ्ट। क्लेफ्ट कहते हैं खाली जगह को, ये जैसे कि ये एक खाली जगह थी। ठीक है, डैट कैन ट्रैप द सबस्ट्रेट, जो कि ट्रैप कर सकती है, फंसा सकती है सबस्ट्रेट को, फॉर विच इट हैज हाई अफिनिटी, जिसके लिए इसकी हाई अट्रैक्शन है या हाई अफिनिटी है, और ये स्पेसिफिक है। हाई स्पेसिफिसिटी के मतलब सिर्फ इस शेप की जो सबस्ट्रेट होगी, सिर्फ इसके अंदर वो ही आगे फिक्स हो सकती है। अगर कोई सबस्ट्रेट इस तरह की है, वो इसके अंदर आके फिक्स नहीं हो सकती। अगर कोई सबस्ट्रेट इस तरह की है, वो भी इसके अंदर आके फिक्स नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ इस शेप की जो है सबस्ट्रेट, वो ही इसके अंदर आके फिक्स हो सकती है। आगे क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होगा, एंजाइम अपनी प्रोसेसिंग करेगा, काम करेगा, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वो जो हमारी सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग होंगे, डिटैच होंगे, सेपरेट होंगे, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, the sequence enzyme freed from the product can now own another molecule of the substrate and so on। जो यही वाला जो सीक्वेंस है ना, जो फ्रीड एंजाइम है, उसके बाद जो एंजाइम है ये अलहदा हो गया, तो ये अब फ्री हो गया, तो ये अब प्रोडक्ट से उतर के किसी दूसरे मॉलिक्यूल को या किसी दूसरी सबस्ट्रेट को जो है कैटेलाइज करेगा, या किसी दूसरी रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। जनरल रिएक्शन है, यानी कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट है, फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट बना, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट अलग हो गया। ठीक है, जैसे कि ये एंजाइम है और उसके बाद सबस्ट्रेट ऊपर आगे बाइंड हुई, तो ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई है। प्रोडक्ट अब इधर से उतर जाएगी, इधर अब एक नया रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स की केमिकल नेचर। कुछ एक्सेप्शन के अलावा जो तमाम आरएनए मॉलिक्यूल हैं उनको हम लोग राइबोजाइम का नाम देते हैं। ठीक है, एंजाइम जो है या तो पूरी प्योर प्रोटीन होंगी या उनके अंदर प्रोटीन होंगी एज इसेंशियल कंपोनेंट्स। एंजाइम या तो कंप्लीटली प्रोटीन, प्रोटीन हम लोगों ने चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि जो अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड से उसकी फोल्डिंग होती है तो वो प्रोटीन होती है एज इसेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, प्रोटीन इनका अहम हिस्सा होता है। एंड इन एडिशन, एंजाइम के अंदर प्रोटीन के अलावा एक स्मॉल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, या कोई मेटल के आयंस होते हैं जो कि इनकी एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इन लेटर केस द प्रोटीन कंपोनेंट इज कॉल्ड एज एपोएंजाइम। यानी कि एंजाइम के अंदर, ठीक है, कोई नॉन स्मॉल यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकता है, और या मेटल जो है वो आयंस हो सकते हैं। ठीक है, उनकी एक्टिविटी के लिए जरूरी। इन लेटर केस द प्रोटीन कंपोनेंट इज एपोएंजाइम, यानी कि एंजाइम जो है वो, इसके ऊपर मैं कह देता हूँ, ये देखना चाहिए। ये जी हमारे पास एक एंजाइम है, इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होना है, यहाँ पे। ठीक है। अच्छा जी, जो इसका प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होगा, ये सारा का सारा प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, इसको हम लोग एपोएंजाइम कहेंगे। कि सिर्फ और सिर्फ वाइल द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज आइदर अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीन, ये जो ब्राउन कलर के अंदर मैंने बनाया है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ये जो ब्राउन कलर के अंदर है, इसको हम लोग या प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, या को फैक्टर कहेंगे, या फिर को एंजाइम बोलेंगे। ठीक है, द एपोएंजाइम एंड द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। ठीक है, एपोएंजाइम
ठीक है, ये वाला जो है एपो एंजाइम, ठीक है। और जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, या को फैक्टर भी हो सकता है, या को एंजाइम भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ जाता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या है? होलो एंजाइम है एपो एंजाइम, ठीक है, ठीक है, प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, प्रोटीन पार्ट, ठीक है, जो एक होल एक्टिव एंजाइम। अच्छा जी, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर ये वाला पार्ट नहीं होगा, लाइक ये जो ब्राउन कलर में मैंने आपको बनाया शेडेड ब्राउन, ये जो है को फैक्टर या को एंजाइम है या प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये अगर एंजाइम के साथ अटैच नहीं होगा तो एंजाइम जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा, या वो एक एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर नहीं होगा, या प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मिला के एक एक्टिव एंजाइम बनाते हैं, द एपो एंजाइम एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ होल और कंप्लीट एंजाइम। कंप्लीट एंजाइम कंप्लीट तब ही होता है, यानी कि होलो एंजाइम तब ही बनेगा जब एपो एंजाइम यानी कि ये प्रोटीनिशियस पार्ट और ये जो है नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेंगे, तो उसको हम लोग होलो एंजाइम बोलेंगे। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट नीडेड फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। इसके अंदर विटामिन बी के कुछ डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि विटामिन बी के मॉलिक्यूल बी 1, बी 2, बी 3, बी 6, बी 9, बी 7, यानी कि कोई भी इस तरह से पेंटोथेनिक एसिड बी 5 या कोई मेटेलिक आइंस जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। को फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं, ये इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक आयंस के अंदर कॉपर आ सकता है, ठीक है, ये इन एंजाइम के अंदर इस्तेमाल होते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज Fe+, फेरस है या फेरिक है, इसको Fe3+ को फेरिक कहते हैं, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अंदर सारे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स के अंदर। अगर कोएंजाइम की बात करें तो ये ऑर्गेनिक हो सकते हैं या मेटालो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक से मुराद होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हो, या उनके साथ में कोई मेटल भी हो सकता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ में। प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं कि ऐसे कोफैक्टर या कोएंजाइम जो कि वेरी टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम प्रोटीन के साथ, ठीक है, तो उन्हें हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। कोई को फैक्टर या को एंजाइम अगर टाइटली बाउंड होता है एंजाइम प्रोटीन के साथ, इसकी फर्दर डेफिनेशंस भी हैं और बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस भी हैं। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर देखें तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंसाइज्ड वर्जन्स लिखे हुए हैं। ये इतने अप्रोप्रिएट वर्जन्स नहीं है, इसकी और भी बहुत सी क्लासिफिकेशंस हैं और यानी कि एक्सप्लेनेशंस हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना इनफ है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।